अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैं आपके साथ सारी की सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज पे आपको डेफिनेशन दी गई है साइंस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने इसी तरीके से याद करना है। साइंस क्या है? साइंस एक्चुअली एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम स्टडी किस चीज़ को करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को, कुदरती दुनिया को हम स्टडी करते हैं। वो चीज़ें, जो तमाम तर चीज़ें जो कुदरत ने बनाई हैं, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और दो तरीकों के ज़रिए से हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको देखने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं और फिर हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर तजर्बा करना। अच्छा बेटा, साइंस और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि साइंस में कोई भी चीज़ है हम उसे तजर्बे से साबित कर सकते हैं, जबकि आर्ट्स में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साइंस हमारे पास क्या है? एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को दो तरीकों से, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसके बाद हमारे पास ये हुई है बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी एक्चुअली रिलेट करती है साइंस ऑफ लाइफ से। इसमें हम जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इसमें सारे के सारे जो जानदार हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो जानदार क्या हो सकते हैं? वो जानवर भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, ये एक्चुअल में यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बायोस और लोगोस से निकला है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी क्या है? एक्चुअल में ये है साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें हम जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 इसकी मेजर फील्ड्स हैं। इसके अलावा इसके सब अदर फील्ड्स में हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ज़ूलॉजी। इसमें हम सारी की सारी स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। किसी भी एनिमल का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या बिहेवियर है और उसकी क्या डाइवर्सिटी है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में हम स्टडी करते हैं बेटा? ये ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये, इसको आप देखो तो ये जू से रिलेट कर रही है। दैट्स मीन इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स को लेंगे, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स का क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या फंक्शन है, प्लांट्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बॉटनी में। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई, वो सारी चीज़ें, वो वायरसेस, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में। कि कोई भी बैक्टीरिया वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बैक्टीरिया कैसे दिखता है, उसका क्या काम है, ये कैसे इंसानों की सेहतों पे असरअंदाज हो रहे हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इनका क्या असर क्या है ह्यूमन बीइंग पे, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपने नोट करना है कि इसमें कहा गया है माइक्रोस्कोपिक फंजाई। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप ब्रेड को लो और ब्रेड काफ़ी देर तक पड़ी रहे, तो वो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड लगना शुरू हो जाता है, फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस फंगस को तो हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं। अगर हम काफ़ी दिनों के बाद उसको निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इस ब्रेड पे तो फंगस लग चुका है। इसलिए वो चीज़ माइक्रोबायोलॉजी में नहीं आएगी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हमने फंजाई लेनी है, अगर हमने बैक्टीरिया को स्टडी करना है, वो सारे बैक्टीरिया, वो सारी फंजाई, वो सारे वायरसेस वो होने चाहिए जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। उसके बाद अब हमारे पास है सेकंड अदर जो सब ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, वो फर्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या शक्ल है, ये सारी चीज़ें। और इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, उस प्लांट की या उस ऑर्गेनिज्म की
इंटरनल स्ट्रक्चर भी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है। अब देखो कलर जो है वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है, वो तो उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस में आ जाएगा। उसकी शेप कैसी है ये तो आप उसको देखकर आइडिया हो रहा है कि इसकी शेप, इसकी अपीयरेंस कैसी है। लेकिन इसमें आपने बेटा मॉर्फोलॉजी में याद रखना है कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटवर्ड स्ट्रक्चर को देख रहे हो, उसके रंग को देख रहे हो, उसकी शक्ल या उसके पैटर्न को देख रहे हो, उसके साथ साथ आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखते हो। दोनों चीज़ें आती हैं मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद है हमारे पास एनाटॉमी। अब अगर हम एनाटॉमी को देखें तो एनाटॉमी में भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? एनाटॉमी बेटा स्पेसिफिकली लिंक करती है ह्यूमन बींग्स के साथ, कि इसमें खास तौर पे स्टडी ही इंसानों को किया जाता है, बल्कि ओनली स्टडी ही इंसानों को किया जाता है। और मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स की स्टडी, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, एनाटॉमी हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? ये कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करने में, कोई मेडिकल डिवाइस की डेवलपमेंट में, हमने कैसे जो है ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों में एनाटॉमी हेल्प करेगी। जैसे कि अगर हमें पता है कि हम ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है, और अगर किसी पर्सन को लेफ़्ट साइड पे पेन हो रही है तो हमारा पहला शक जाता है कहीं ये हार्ट पेन ना हो, या अगर उसको लेफ़्ट आर्म में पेन हो रही होती है तो ये भी एक चीज़ समझी जाती है कि ये हार्ट पेन ना हो। तो ये एनाटॉमी जो है हमारे हमारे जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये हेल्प हमें करते हैं मेडिकल डायग्नोस बनाने में। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस बनाने में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ये सारी की सारी चीज़ें अब इन्होंने इसमें हमें एग्जाम्पल दी है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशन कर लेंगे, वो एग्जाम्पल समझने की जहमत ही नहीं करते। जबकि बेटा एग्जाम्पल आपको आना, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपने अदर जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हमारे पास ओरल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, डुडेनम है, अदर इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं, तो वो सारे हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, कैसे ब्लड पंपिंग होती है, या ईसोफेगस है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, स्टमक है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें बेटा एनाटॉमी में आएंगी। तो ये आपने ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने 3-4 ऑर्गन्स अपने माइंड में रखने हैं। ईसोफेगस है, ओरल कैविटी है, स्टमक है, ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे ये एनाटॉमी में आएगा। उसके बाद बेटा आगे है फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वो सारे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है, उसमें हम देख रहे थे कि उनका क्या स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे कि उस सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं। ओके, हमने देखा कि हमारे पास स्टमक है, स्टमक के ये मसल्स हैं, ये उसका सारा स्ट्रक्चर है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ये हम एनाटॉमी में देखेंगे। लेकिन फिजियोलॉजी में देखेंगे कि स्टमक का काम क्या है, कि वो जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। अगर हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर ये है कि उसके अंदर 4 चैम्बर हैं, लेकिन हार्ट का फंक्शन क्या है कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ये हार्ट का काम है। तो फिजियोलॉजी में सारे के सारे हम फंक्शंस को देखते हैं, बट एनाटॉमी में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब इसमें भी हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये कैसे सारे के सारे वाइटल सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फिजियोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। अब टिश्यू क्या है? जब बेटा बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, सिमिलर सेल्स जिनके मिलते जुलते फंक्शंस होते हैं, जब वो मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। और उसी टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करेंगे, दैट इज एक्चुअली हिस्टोलॉजी। उसके बाद ये जो हम टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं ये भी हमें हेल्प करता है किसी भी बीमारी को
डायग्नोस करने में, कोई मतलब ड्रग की स्टडी करने में, उसके बाद उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में स्टडी करने में भी हिस्टोलॉजी हमें हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? एक्चुअल में इसमें हम बेटा स्टडी करते हैं सेल को। अब सेल क्या है? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? दैट इज सेल। जिस तरीके से एक घर को बनाने में ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को बनाने में सेल्स की ज़रूरत है। अब साइटोलॉजिस्ट क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और ऑर्गेनेलिज उसमें कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होती है, वो माइटोसिस के ज़रिए हो रही है, वो मियोसिस के ज़रिए हो रही है, वो किस तरीके से सेल डिवाइड कर रहा है, सेल कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलिस हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है कि पूरी बॉडी में कितने सेल्स हैं, दैट इज़ एक्चुअली 30 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा दिया हुआ है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में आता है, हम इसमें डिफरेंट मोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब मोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, दैट इज एक्चुअली इन मोलिकुलर बायोलॉजी। इसमें देखो कि हम देखते हैं कि फलां फूड में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? दैट इज़ इन मोलिकुलर बायोलॉजी। और न्यूक्लिक एसिड में बेटा आपके पास डीएनए और आरएनए आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स से सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में मुंतकिल होते हैं। जैसे आई कलर है ना, कि वो माँ बाप का जिस तरीके का है वैसे उनके बच्चे का होता है। ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है? ये डीएनए की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है, ये न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेटा है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है? एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग से कैसे एक एम्ब्रियो बन रहा है। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या है? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो इनके मिलने की वजह से फर्टिलाइज्ड एग बनता है, और एम्ब्रियोलॉजी में हमने देखना होता है कि उस फर्टिलाइज्ड एग से एक एम्ब्रियो किस तरीके से बना है। और इसमें हम देखते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम खास तौर पे स्टडी करेंगे टिश्यूज़ को, ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी में बर्थ डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, पैदाइशी तौर पे जो बच्चों को मसले होते हैं, और जिसमें आप देखो कि बहुत सारे बच्चों को अगर स्पाइन का इशू है, ये भी बर्थ डिफेक्ट होता है। ये पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों का सर छोटा होता है जब वो पैदा होते हैं तब से ही। तो ये सारे जो बर्थ डिफेक्ट आ रहे हैं बच्चों में, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। और इसके साथ साथ इसको तो स्टडी करते हैं, साथ बेटा इसके मेडिकल ट्रीटमेंट को भी एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जेनेटिक्स। इसमें वही कि माँ बाप से कैसे बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे आप देखो, अगर आप किसी को देखते हो, कोई बच्चा बहुत पोलाइट होता है या बहुत हम्बल होता है, तो या उसके बोलने का कोई तरीकाकार, या उसकी आई कलर या हेयर कुछ भी, आप देखो वो देखो जैसे उसके पेरेंट्स का है वैसा ही उस बच्चे का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही हैं, और वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में। उसके बाद ये भी वजह लगाई जाती है कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह क्या है, और हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बेटर एनिमल्स या बेटर प्लांट्स। किस तरीके से हम एक अच्छे प्लांट को या एक अच्छे एनिमल को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी जेनेटिक्स में आती हैं। उसके बाद है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या है? जब प्लांट्स या एनिमल्स और उनकी बहुत सारी रिमेन्स जो हैं वो काफ़ी देर तक ज़मीन के नीचे रहती हैं, तो वो सारी प्लांट्स और एनिमल्स, अब वो एनिमल्स या प्लांट्स नहीं रहे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में। और इसके साथ साथ हम इसमें स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, और ये बड़ा हेल्प करते हैं एनिमल्स को कि वो जान सकें कि कैसे जो थे पहले कौन से जानवर प्रेजेंट थे, उनका क्या क्या तरीक़ेकार था, कैसे वो उनकी रिप्रोडक्शन थी, या कैसे वो जानवर
रह रहे थे, ये सारी चीज़ें पैलेंटोलॉजी में आती हैं। पैलेंटोलॉजी में बेसिकली हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद बेटा है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस की बेसिस पे। अब सिमिलैरिटीज क्या है, कौन से एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल से मिलते जुलते हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और जो नहीं मिलते वो डिफरेंट ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे कि अब आप अपने सेकंड चैप्टर में देखोगे, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनरा है, ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें हमने प्रोक्रियोट्स को अलग कर दिया, यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स अलग हो गए, मल्टी सेलुलर प्रोक्रियोट्स अलग हो गई। तो ये सारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस जो हुई हैं, ये सारी की सारी बेटा आ जाती है टेक्सोनोमी में। उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है विद देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में बेसिकली हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ साथ क्या ताल्लुक क्या है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब इकोलॉजी हेल्प करती है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व कर सकें, ठीक है, हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें कि ये इशू आ रहा है, हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं अबाउट द ऑर्गेनिज्म के फलां ऑर्गेनिज्म के मतलब वो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से जो है इंटरेक्ट कर रहा है अपनी इन्वायरमेंट के साथ, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद बेटा है मेरीन बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो समुंदर में पाए जाते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ओशन, उन सारे के सारे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं मेरीन बायोलॉजी में। अब मेरीन बायोलॉजी में इसके साथ ये हमें हेल्प करता है, ओशन के अंदर डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि समुंदर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग इशू, ये बहुत बड़ा एक मसला है। इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से कोरल रीफ हैं जो कि सपोर्ट करते हैं मेरीन लाइफ को, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो मेरीन बायोलॉजी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ओशन। इसमें ओशन में कौन सी नई स्पीशीज़ हैं, ओशन में जो स्पीशीज़ पहले से मौजूद है वो कैसे ख़त्म हो रही हैं, और सारी चीज़ें ओशन से रिलेट करती हैं। उसके बाद बेटा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमारे पास आ जाता है, हम स्टडी करते हैं कि किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को, उस बीमारी का कॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब देखें, डिजीज़ है हमारे पास फॉर एग्जांपल बेटा डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कि इसकी कॉज क्या है। इसकी कॉज ये है, जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, जब आप क्या करते हो, आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर को इनटेक कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। अब ये तो इसकी कॉज हो गई। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, जब डायबिटीज़ को आप कंट्रोल नहीं करते और आपकी शुगर बढ़ती रहती है, फिर आपको एम्प्यूटेशन करवानी पड़ती है, दैट इज़ कि आपका वो जिस्म का हिस्सा काट दिया जाता है, वो ज़ख्म बनता है, फिर बाद में उसको काटना पड़ता है। या फिर इसमें आप देखो बेटा हाइपरटेंशन है, बीपी का ज़्यादा होना। अब बीपी के ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है, कॉज क्या है बीपी के ज़्यादा होने की, दैट इज़ एक्चुअली आप साल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपके खाने में नमक बहुत ज़्यादा है। अब इसका इफेक्ट क्या है, वो बीपी अचानक आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा, तो लोगों की नज़र चले जाती है और ब्रेन पे इफेक्ट होता है और ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्ट है उस डिजीज़ के। उसके बाद हम इसमें और क्या स्टडी करते हैं कि हमने कैसे किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है, उसको कैसे रोकना है। अब अगर हम देखो कि अगर किसी डिजीज़ का इलाज क्या है, जैसे अभी हमने उसकी डायबिटीज़ की एंड हाइपरटेंशन की एग्जांपल ली है, तो पैथोलॉजिस्ट सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसकी कॉज क्या है या इसका इफ़ेक्ट क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे जान सकते हैं कि ये बीमारी है, हम इसको रोक कैसे सकते हैं, हम रोक किस तरीके से सकते हैं। हम लोगों को कहें कि आप अपने खाने में नमक कम इस्तेमाल करें, आप कोई भी ऐसी फूड ना लें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है। अब इसका इलाज क्या है कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह ले लें, ये आपकी प्रिवेंशन हो गई। ट्रीटमेंट में क्या है कि हाइपरटेंशन में जो मेडिसिन हम उसको देंगे वो क्या आ जाएगा बेटा इसके ट्रीटमेंट में। पैथोलॉजिस्ट इसके साथ साथ स्टडी करते हैं कि कैसे सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से कैंसर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी पैथोलॉजी में। उसके बाद है बेटा हमारे पास इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बेटा हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, उन सेल्स का डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें और वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बीमारी को रोकने में हेल्प करते हैं, ये भी इसमें आ जाएगा। और इसमें वैक्सीन्स, हम डिफरेंट वैक्सीन्स हैं हमारे पास, और ऑटो इम्यून डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो हमारे खुद के सेल्स हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो आ जाता है इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद हम वो आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस में। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास फार्माकोलॉजी, ये हमारी लास्ट ब्रांच है। तो फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में, और उसका क्या इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। वो एक नई हमने एक मेडिसिन बनाई, जिस तरीके से बेटा कोविड की वैक्सीन थी, वो एक नई वैक्सीन थी। और आपने देखा होगा, ये तो आपने मतलब अपने होशो हवास में सब देखा होगा कि वो नई वैक्सीन बनी और उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट वगैरह किए गए। तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को, और फिर हम देखते हैं कि उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वो कैसे हमारी बॉडी को असरअंदाज कर रही है। फॉर एग्जांपल एक नई एंटीबायोटिक बनाई गई जिसको हमने यूज़ किया ताकि हम बैक्टीरिया को किल कर सकें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें। ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आ जाएंगी फार्माकोलॉजी में। आई होप सो कि आप